ESP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो यहाँ पर देखिए एनालिसिस ऑफ ESP एंड इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। देखिए ESP जो है इंग्लिश का एक टीचिंग है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है, या किसी भी चीज़ को अगर स्पेसिफाई पर्पज में यूज करना है तो वहाँ पर ESP का यूज किया जाता है। ESP जो है एक एकेडमिक पर्पज में भी इसको यूज किया जाता है और इसके साथ में इसको वोकेशनल या प्रोफेशनल पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ESP जो है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल लैंग्वेज ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराता है। ESP को लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड को बनाना चाहिए, मतलब ESP कुछ ऐसा होना चाहिए कि लर्नर्स की स्पेसिफिक नीड को पूरा कर सके। ESP जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स लर्नर्स को डिफरेंट टाइप के डिसिप्लिन सिखाता है, और ESP जो है लर्नर्स को इकोनॉमिकल फील्ड में और इसके साथ में इफेक्टिव पेड एम्प्लॉयमेंट को एक्सेस करने के लिए भी हेल्प करता है। ESP ऑथेंटिक वर्क का यूज करता है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और मटेरियल्स का यूज करता है। मेन कॉन्सर्न ऑफ ESP की बात किया जाए तो ESP के दो मेन कॉन्सर्न हैं इनके, अगर एक्टिविटीज और मूवमेंट्स या सब्जेक्ट रिलेटेड। एक तो ऑक्यूपेशनल पर्पज, इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पज यानी कि EOP, और दूसरा स्टडी पर्पज, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज EAP। अब यहाँ पर देखिए जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश की स्टडी करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश कल्चर को लेकर इंटरेस्टेड हैं, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि वर्क प्लेस के लिए या स्टडी के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है उनको। और इसके साथ में इंग्लिश की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे इंग्लिश फॉर सोशल एंड टेक्नोलॉजी EST, EB इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ESS इंग्लिश फॉर सोशल स्टडीज, और इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पजेज, और इसके साथ में इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पजेज, और इंग्लिश फॉर टेक्नीशियंस पर्पजेज, और AMS है इंग्लिश फॉर मेडिकल स्टडीज। डिफरेंट टाइप्स हैं इंग्लिश के, जैसे एकेडमिक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिशन इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश, हाइपर इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, टेक्निकल इंग्लिश, साइंटिफिक इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, टूरिज्म इंग्लिश, इंग्लिश फॉर टूरिज्म, और इंग्लिश ऑन द वर्क प्लेस, इंग्लिश फॉर टूरिज्म एंड डिजर्टेशन, सॉरी इंग्लिश फॉर थीसिस यहाँ पर होगा, यहाँ टूरिज्म नहीं होगा, इंग्लिश फॉर थीसिस एंड डिजर्टेशन राइटिंग, थीसिस और डिजर्टेशन राइटिंग के लिए जो इंग्लिश यूज की जाती है। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश जिनको एकेडमिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है उनको एकेडमिक इंग्लिश भी कहते हैं। ये एक ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन सेटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटेल करते हैं, और इसके साथ में ये स्टडी के लिए ये भी बताते हैं कि एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का किस तरह से यूज किया जाए। इंग्लिश जो है ये इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज जो है स्पेसिफिक पर्पज का एक कॉमन फॉर्म्स होता है ना, ESP का एक कॉमन फॉर्म्स होता है। और ESP ये टॉफी में पाया जाता है, टाफी TAFE ऑस्ट्रेलिया में। टाफी मीन्स होता है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। टाफी इंस्टीट्यूट्स जो है ये है, टाफी इंस्टीट्यूट्स जो होती है गवर्नमेंट फाउंड रजिस्टर्ड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि वोकेशनल एजुकेशन को ऑफर करती है, और इसके साथ में स्पेसिफिक इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन रिलेटेड ट्रेनिंग के साथ डील होती है। आगे ESP इंस्ट्रक्शन जो होती है वोकैबुलरी सिखाती है, ग्रामर सिखाती है, 4 स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और प्रोनाउंस या जो है लिसनिंग को सिखाती है। कंक्लूजन की बात किया जाए, जो एक EAP टीचर जो होता है वो अपने बेस्ट तरीके से स्टूडेंट को एकेडमिक इंग्लिश सिखाने का बेस्ट तरीका यूज करता है। EAP प्रोग्राम जो है वो स्किल्स पर फोकस करता है, ऐसे स्किल्स पर फोकस करता है जो कि एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट के कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और जनरली ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी सेटिंग में इनकाउंटर्ड होता है। क्लियर है इतना ESP का इंट्रोडक्शन? ओके। इंग्लिश फॉर द वर्क प्लेस, ये इंग्लिश लर्नर्स का ये कोर्स होता है इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस। ये जो है लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करता है, इससे जॉब आसानी से मिल जाएगी, और वर्क प्लेस में एक सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है।
ये जो इंग्लिश फॉर वर्क प्लेस है, ये ऐसे लोग के लिए ये कोर्स ज़रूरी है जो इंग्लिश सीख रहे हैं और इस लैंग्वेज को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं अपने एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट के लिए। ये जो है जॉब सीकर्स को जॉब पाने में हेल्प करता है और यंग प्रोफेशनल्स को इंग्लिश के साथ हेल्प करता है जिनको इनकी ज़रूरत होती है। वर्क प्लेस पर इंग्लिश का यूज करना एक जनरल कन्वर्सेशन इंग्लिश से अलग बनाता है और ये कोर्सेज को स्पेशली जो है डिजाइन किया जाता है ना। आगे देखिए, और ये जो है क्लाइंट्स और कलीग्स के साथ, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ की क्लाइंट्स और कलीग्स के साथ एक बेटर कम्युनिकेशन भी इनेबल करवाता है और इसके साथ में डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों से इफेक्टिव रूप से जो है बात किया जा सकता है इसकी हेल्प से। और ये जो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज है, ये सॉलिड रिलेशनशिप को सॉलिड बनाता है और जो फ्रस्ट्रेशन है उसको रिड्यूस करता है। इंग्लिश जो है वर्क प्लेस में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है वर्क प्लेस में, और इंग्लिश को 94 कंट्रीज में बोला जाता है। लगभग 339 मिलियन नेटिव स्पीकर्स के द्वारा इसको फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है 94 देशों के द्वारा। और 20 ऐसे रिलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। इस तरह से वाइड स्प्रेड लैंग्वेज बनती चली जा रही है। और इसके बाद में ये इतना क्लियर है। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया में। जो इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है और इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, डिफरेंट कल्चर्स के पीपल हैं और हर स्टेट के लोग अपने अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। अब इंग्लिश जो है इन सब के बीच में, इन डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के बीच में एक जो है लिंक लैंग्वेज का काम करती है। ओके, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। अब हिंदी जो है हम लोग की नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन साउथ इंडिया में जो है हिंदी नहीं बोली जाती है और हिंदी को केवल नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। अब इसलिए भी इंग्लिश जो है सेकंड लैंग्वेज बन गई है, क्योंकि अभी इंडिया में ही देखा जाए तो इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज का काम कर रहा है। इंटरनेट के इस ज़माने में बात किया जाए, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और लोगों के, भारत के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन गई है। फ्रीडम के बाद में इंडियंस के सामने दो क्वेश्चंस थे, स्टेटस ऑफ इंग्लिश क्या होना चाहिए और इंग्लिश के से रिलेशनशिप क्या होना रहना चाहिए, यानी द स्टेटस ऑफ इंग्लिश और रिलेशनशिप ऑफ इंग्लिश। ऐसे लोग जो इंग्लिश जानते थे उन्होंने इंग्लिश का डिमांड किया। हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाना जो है मोस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंपलसरी हो गया है, ट्रीटेड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ट्रीट किया जाता है। इंग्लिश को 1835 ईस्वी में भारत की सेकंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बनाया गया, एक्सेप्ट किया गया। उस समय विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 विलियम बेंटिंक का शासनकाल था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और ये जो है किसके सजेशन पर बेस्ड है, तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में, इस पर बेस्ड है। कुछ यहाँ कंट्रीज हैं जहाँ के लोग इंग्लिश को फर्स्ट या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं बोलते हैं, लेकिन इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। ऐसे कौन से कंट्री हैं, तो ऐसे कंट्री हैं फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे आदि हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश जो है इंडो यूरोपियन की एक बेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में से। और इंग्लिश को जो है दोनों लैंग्वेज फॉर्म में यूज किया जाता है, इसको प्राइमरी लैंग्वेज में भी और सेकेंडरी या ऑफिशियल लैंग्वेज के भी रूप में यूज किया जाता है। इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में यूज किए जाती है कई सारे कंट्री के द्वारा, जैसे हैं ऑस्ट्रेलिया, बर्मुडा, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और भी कई सारे कंट्री हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता, तो यहाँ पर ऐसे कंट्रीज में इसको ऑफिशियल या सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। ऐसे कंट्रीज हैं जैसे फिजी, इंडिया, केन्या, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, पाकिस्तान, युगांडो, जिम्बाब्वे, ये सब हैं। अब इंग्लिश जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है
350 मिलियन से ज़्यादा लोग इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं और 430 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया 1835 में, वो भी विलियम बेंटिंग का उस समय शासनकाल चल रहा था। आगे देखिए, 104 देश हैं जहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे देश जहाँ पर इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज के रूप में नहीं बोला जाता है, यहाँ पर भी इंग्लिश को बिजनेस या टूरिस्ट पर्पज़ के लिए एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए जो है इंग्लिश को बिजनेस लैंग्वेज के भी रूप में कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश को ग्लोबल इंटरनेशनल लैंग्वेज के भी रूप में, वर्ल्ड लैंग्वेज के भी रूप में यूज किया जाता है। और इंडिया में तो इंग्लिश को सेकंड या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, ठीक। अब ऐसे कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से इंग्लिश ग्लोबल इंटरनेशनल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हुई। इसका तो एक रीज़न ये है कि इंटरनेट जो है इंग्लिश बेस्ड है, मतलब वेब पर जितने भी कंटेंट्स हैं, वेब पर जितने भी कंटेंट्स हैं, सारे के सारे कंटेंट्स ऑलमोस्ट सब इंग्लिश में हैं। कई सारे MBA प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश में ही करवाए जाते हैं। कई सारे मल्टीलिंगुअल कंपनीज हैं जो कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ इंग्लिश होल्डर को ही रिक्वायर करती हैं। जर्नलिस्ट राइटर्स के फील्ड में इंग्लिश के लिए अच्छा कमांड होना चाहिए इंग्लिश में। अगर आप साइंस में आगे जाना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, इंग्लिश जो है डिफरेंट प्रकार के डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करता है, एक ब्रिज बनाता है। वहाँ पर इंग्लिश को ग्लोबली रूप से डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में कंसीडर किया जाता है। एकेडमिक्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस फिल्म्स, म्यूजिक, है ना, न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेचर, इन सब में एक डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को ही एक्सेप्ट किया गया है। USA जो कि एक पावरफुल कंट्री है और एक साथ में ग्लोबल लीडर है, वो भी जो है बिजनेस, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब के फील्ड में ग्लोबल लीडर के रूप में है। यहाँ पर भी इंग्लिश ही डोमिनेंट लैंग्वेज के रूप में यूज की जाती है। अब इंग्लिश को सीखना दोनों पर्पस से ज़रूरी हो गया है, यानी कि करियर के भी पर्पस से और एजुकेशन पर्पस से, दोनों पर्पस से इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो गया है। और इंग्लिश जो है वर्ल्ड के डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन गया है। और इसके साथ में ये हर कंट्री में एक ग्रेट रोल प्ले करती है इंग्लिश, ठीक है। बात किया जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंग्लिश ही प्रीफर्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट की गई, जैसे यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश को एक प्रीफर्ड लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट की गई है। इंग्लिश ऑफिशियल सेकंड या फर्स्ट, यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश को कंसीडर किया जाता है ऑफिशियल सेकंड या फर्स्ट कंट्रीज के रूप में कंसीडर अगर नहीं किया जा सकता तब भी इसके इग्नोर को एक्सेप्ट किया ही जाता है। इसके इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया ही जाता है हर कंट्रीज, मीन्स हर जगह इंग्लिश का यूज किया जाता है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, ठीक है, और US, ये सब इंग्लिश डोमिनेंट कंट्रीज हैं। और यहाँ पर भी इंग्लिश को एक बिजनेस बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंग्लिश को एक मैंडेटरी लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए थीसिस क्या होता है। थीसिस एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको एक फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है और यूनिवर्सिटी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए इसको जो है यूनिवर्सिटी में सबमिट किया जाता है। क्लियर। थीसिस क्या होता है? थीसिस एक लॉन्ग एकेडमिक पेपर होता है जिसको एज अ फाइनल प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर किया जाता है और इसको एक सर्टेन यूनिवर्सिटी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए सबमिट किया जाता है। थीसिस के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा और थीसिस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करना होता है। थीसिस में सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी के द्वारा सुपरवाइजर प्रोवाइड किया जाता है। थीसिस को एक कमिटी है ना के द्वारा रिव्यू किया जाता है, कमिटी मेंबर्स के द्वारा और इनके सुपरवाइजर के द्वारा थीसिस का रिव्यू किया जाता है। थीसिस एक लॉन्ग और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसमें कोई वर्ड्स लिमिट नहीं होता है।
थीसिस डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स से बना होता है, इसमें डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, सभी प्रकार की फाइंडिंग्स को थीसिस में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये पूरी थीसिस की कहानी। अब डिजर्टेशन देखिए, डिजर्टेशन जो होता है लैटिन वर्ड डिजर्ट एयर से बना है। डिजर्ट एयर मीन्स होता है डायलेट, मीन्स होता है फैलाना। डिजर्टेशन जो होता है एक डॉक्यूमेंट्स होता है और कैंडिडेचर के सपोर्ट में ये जो है एकेडमिक डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए इसको जो है सबमिट किया जाता है। ठीक, और ऑथर्स के जितने भी रिसर्च या फाइंडिंग्स होते हैं इन सबको डिजर्टेशन में प्रेजेंट किया जाता है। इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के दौरान, पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी, इन सबको कंप्लीट करने के दौरान जो है डिजर्टेशन और प्रोजेक्ट देना ज़रूरी होता है, लेकिन एमफिल कोर्स को छोड़कर। ठीक है, और रिसर्च जो होना चाहिए थी डिजर्टेशन में, जो भी आपने रिसर्च किया है वो रिसर्च ओरिजिनल रहना चाहिए। यहाँ ओरिजिनलिटी का मतलब ये नहीं कि उसके पहले वो कभी ना किया गया हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट आपके ही द्वारा किया गया हो। ठीक है, आप अपने रिजल्ट और मेथडोलॉजी के बेस्ड पर वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जिसे आप अपने डिजर्टेशन में दे रहे हो। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट से बचना चाहिए। अगर कभी ज़रूरत होती है किसी वर्क की कॉपी करने की, तो कॉपी करने के बाद में उसके साथ में उनको रेफरेंस भी लिखना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए वो उसके साथ में वो रेफरेंस में उनको लिखना चाहिए। अब डिजर्टेशन की लेंथ कितनी होती है, तो अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए जो है 65,000 से 70,000 वर्ड्स, यानी कि 40 से 45 पेज का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है 90,000 से 1,00,000 वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, 60 से 70 पेज का। और पीएचडी के लिए डिजर्टेशन की लेंथ जो होनी चाहिए वो 90 से 130 पेज का होना चाहिए, 1,35,000 से 2,00,000 वर्ड्स होने चाहिए। डिजर्टेशन थीसिस जो एक तरह से इंटरचेंजेबल है। यूएस में बात किया जाए तो यूएस में थीसिस यूजी और पीजी कोर्स के लिए होता है, और डॉक्टरेट डिग्री के लिए डिजर्टेशन प्रिपेयर किया जाता है। यूके की बात किया जाए तो यूके में डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस दिया जाता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, और बैचलर डिग्री और पीजी डिग्री के लिए डिजर्टेशन प्रिपेयर करना पड़ता है। इंडिया में बात करें तो पीजी डिग्री एमफिल को छोड़कर और डॉक्टरेट डिग्री के लिए थीसिस देना पड़ता है। ठीक है, और जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को के लिए जो है डिजर्टेशन देना पड़ता है, लेकिन एमफिल को छोड़कर। क्लियर है? अब आगे यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है डिजर्टेशन और थीसिस में, डिफरेंस क्या है। तो जो डिजर्टेशन होता है, डिजर्टेशन को बैचलर डिग्री के लिए ज़रूरी होती है, इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए भी डिजर्टेशन प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन एमफिल को छोड़कर। थीसिस जो होता है ये एमफिल के लिए और पीएचडी डिग्री के कंप्लीट करने के लिए थीसिस ज़रूरी होती है। क्लियर है? मतलब थीसिस पीएचडी डिग्री और एमफिल के लिए ज़रूरा कह रहे हैं, सॉरी यार, ज़रूरत होती है, और डिजर्टेशन जो है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, लेकिन एमफिल को छोड़कर। डिजर्टेशन में जो रिसर्च रिलेटेड कंटेंट होता है ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और थीसिस में रिसर्च रिलेटेड कंटेंट ये भी ओरिजिनल होने चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। डिजर्टेशन के थ्रू कैंडिडेट जिस भी सब्जेक्ट पर उन्होंने बनाया है उस चीज़ के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सेम थीसिस में भी जो स्टूडेंट का नॉलेज और जो है उस चीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाए, ये एबिलिटी जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डिजर्टेशन की जो लेंथ होती है 100 से 150 पेज का होता है। थीसिस की कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो 200 से 300 पेज का थीसिस होना चाहिए। डिजर्टेशन एक एग्जिस्टिंग लिटरेचर का एक समरी होता है, लेकिन थीसिस जो होता है वो जो भी हाइपोथेसिस होता है उसका एक तरह से प्रैक्टिकल प्रूफ होता है। ठीक है, एम्पायरिकल डिजर्टेशन क्या होता है? एम्पायरिकल डिजर्टेशन जो होता है वो सर्वे के द्वारा डेटा को कलेक्ट करने पर आधारित होता है, या साइंटिफिक डेटा कलेक्शन मेथड से जो डिजर्टेशन होता है वो एम्पायरिकल डिजर्टेशन होता है। साइंटिफिक डेटा को जो है डिफरेंट टाइप के मेथड जैसे ऑब्जर्वेशन,
है ना, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके लैब में या 3D मॉडल्स बनाकर, इन सब के माध्यम से साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया जा सकता है ना। जैसे साइकोलॉजी डिग्री के दौरान जो है आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, वहाँ से जो निकलता है सेम इसी तरह से यहाँ पर होता है। नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन क्या होता है? तो देखिए, नॉन एम्पायरिकल डिजर्टेशन जो होता है वो एग्जिस्टिंग रिसर्च पर बेस्ड होता है, और इसमें जो है ओरिजिनल डेटा नहीं ऐड किया जाता है। नॉन एम्पायरिकल डेटा में कोई ओरिजिनल डेटा जो है नहीं, कोई ओरिजिनल डेटा जो है नहीं ऐड किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसको ऐसे समझो, यहाँ पर जो है किसी चीज़ को, किसी एग्जिस्टिंग वर्क को क्रिटिकल रूप से एनालाइज करने की नीड होती है नॉन एम्पायरिकल डेटा में। ठीक, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना, इसके बाद में उसके बारे में नॉलेज होना, जजमेंट अच्छे से आना, ये सारी चीज़ ज़रूरत होती है। ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश फॉर टूरिज्म पर्पज, इसमें क्या होता है, इंग्लिश को इंटरनेशनल टूरिज्म सेक्टर में जो है एक प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में माना जाता है। और टूरिज्म में जो प्रोफेशनल्स है ना, या ऐसे समझो, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वे सब इंग्लिश में वेल वर्स्ड होनी चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, उनके रिलेवेंट जॉब की प्रति कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ट्रैवलिंग का इस तरह से तेज़ी से डेवलपमेंट होना, टूरिज्म का, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, इन सब का, यानी कि ट्रैवलिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन सब का इतना तेज़ी से जो है डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित होती है, क्योंकि इंग्लिश जो है एक वाइडली यूज्ड लैंग्वेज के रूप में सामने आई है, एक इंटरनेशनल सीन में दिखाई देती है। इंग्लिश जो है, जैसे ये जो इंग्लिश फॉर टूरिज्म होती है, यानी कि टूरिज्म इंग्लिश, ये एक प्रकार की क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराती है। टूरिज्म सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी हैं, उनको इंग्लिश के प्रति पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए, इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ डैन ने बताया है कि स्टोरेज इंग्लिश में जो भी इंग्लिश होती है स्पेशल रूप से यूज की जाती है, स्पेशल मैसेज कन्वे करना चाहिए एक कन्वेंशनल सिस्टम एंड कोड के माध्यम से। एक डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ टास्क को जो है इस हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में परफॉर्म किया जाता है, कम्युनिकेशन बेस्ड होते हैं, जैसे चेकिंग इनटू अ होटल, रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एंड आस्किंग एंड क्वेश्चंस अबाउट होटल फैसिलिटीज़ के बारे में पूछना है, क्वेश्चन करना। और इसके साथ में ये भी दिखाई देता है कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए इसके कुछ काइंड्स पर भी काम करना होगा, जैसे इंग्लिश फॉर फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, इंग्लिश फॉर एयर फ्लाइट सर्विसेज, इंग्लिश फॉर होटल सर्विसेज, इंग्लिश फॉर टूर मैनेजर्स एंड गाइड्स। और इसके साथ में इंग्लिश फॉर टूरिज्म, इंग्लिश को सीखना, इसकी प्रैक्टिस करना, ये एक तरह से लर्निंग मटेरियल के भी रूप में, इसको टेक्स्ट के भी रूप में सीखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टूरिज्म इंग्लिश है, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स और रीडिंग इम्प्रूवमेंट करने का एक वैल्यूएबल सोर्स माना जाता है। क्लियर? अब ये जो टेक्निकल इंग्लिश होती है, ये स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज स्टाइल होती है जो कि एफिशिएंट रूप से कम्युनिकेशन करने के लिए, एफिशिएंट कम्युनिकेशन और एक्यूरेट कम्युनिकेशन को सिखाता है किसी भी लोगों से, किसी भी कंट्रीज, इंडस्ट्रीज के बीच में। टेक्निकल इंग्लिश को जनरली इसको जार्गन भी कह दिया जाता है। टेक्निकल इंग्लिश जो है एक पार्टिकुलर प्रोफेशंस के द्वारा वोकैबुलरी, स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होती है, या पार्टिकुलर प्रोफेशन, इंडस्ट्री या ग्रुप के द्वारा एक टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स या फ्रेज होते हैं, ये सब प्रिसाइज होने चाहिए, और इसके साथ में जो हैं सिंपल होने चाहिए। यहाँ से टेक्निकल इंग्लिश के कई सारे एडवांटेज होते हैं। प्रोसीजन है ना, प्रिसाइजेशन, यानी कि प्रिसाइज, एफिशिएंटली, प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो है प्रिसाइजेशन का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है एक क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगियस होना चाहिए, एम्बिगिटी के साथ नहीं होना चाहिए। और एफिशिएंसी का मतलब है कि
कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को जो है एक जो स्प्रेड फॉर्म में कन्वे करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है एक्सपर्टाइज होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन ये जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड का एक स्टैंडर्ड्स फॉर्म होता है। टेक्निकल ट्रांसलेशन के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी, कंप्लायंस, मार्केट पेनिट्रेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्लियर स्ट्रक्चर। टेक्निकल इंग्लिश के कई सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना। अब ये कैरेक्टर्स आप देख सकते हो कि अगर प्रोसीजरल सेंटेंस के लिए 20 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो है डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के लिए 25 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइप के स्लैंग या जार्गन का अवॉइड करना चाहिए। एक्टिव वॉइस प्रेफरेबल है, पैसिव वॉइस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक, सिक्वेंशियल सेंटेंस को सेपरेट फॉर्म में लिखना चाहिए रेदर देन एक लॉन्ग सेंटेंस लिखने के बजाय उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में शॉर्ट सेंटेंस लिखना चाहिए, है ना। जेरेंट्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड करना चाहिए। आर्टिकल ए एन एंड द इसको भी जो है यूज करना चाहिए जहां इसकी ज़रूरत हो। सिंपल वर्ब टेंस का यूज करना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और स्पेसिफिक प्रकार के टेक्निकल टर्म्स का यूज करना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव या टोन, इसका जो टोन है ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल होना चाहिए। फ्रूटल, है ना, यहाँ फैक्चुअल होना चाहिए। और इसके साथ में डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड होना चाहिए, यानी कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5 प्रिंसिपल्स हैं टेक्निकल राइटिंग के। क्लैरिटी या टेक्निकल इंग्लिश के क्लैरिटी, एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी जो होता है ये इंश्योर करना इन्फॉर्मेशन को, ये इंश्योर करना कि वो समझने में आसान है या नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं। एक्यूरेसी जो है इंफॉर्मेशन फैक्चुअल और करेक्ट है कि नहीं, ये एक्यूरेसी बताता है। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि ऑडियंस जो है मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकता है ईजली या नहीं। कंसाइजनेस यानी कि जो भी मैटर होना चाहिए कोशिश करो एज यूजुअल कंसाइज वर्ड का यूज करो जिससे इजी टू अंडरस्टैंड रहे। कंसिस्टेंसी जो है कंसिस्टेंट टर्म और फॉर्मेट का भी यूज किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लीगल इंग्लिश की एक टाइप होती है जिनको लीगल राइटिंग में यूज की जाती है। वैसे देखा जाए लीगल राइटिंग के डिफरेंट काइंड्स हैं, जेनराज हैं। एकेडमिक लीगल राइटिंग लॉ में, है ना, एकेडमिक लीगल राइटिंग एज इन लॉ, यानी कि लॉ में जो एकेडमिक लीगल राइटिंग होती है। जर्नल्स में जूरिडिकल लीगल राइटिंग कोर्ट जजमेंट्स के रूप में, या लेजिस्लेटिव लीगल राइटिंग लॉज रेगुलेटर्स में, रेगुलेशंस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, ट्रेटाइज में। अब देखिए जनरली जो लीगल लैंग्वेज होती है एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कि लॉजिक रूल पर बेस्ड होती है, और यही चीज़ उसको ऑर्डिनरी नेचुरल लैंग्वेज से अलग बनाता है। ये लीगल लैंग्वेज वोकैबुलरी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सीमेटिक्स इन सब पर अलग होते हैं, और इसका एम होता है कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी, कंप्लीटनेस और साउंडनेस को अचीव करना। हिस्टोरिकली जो लीगलीज होता है एक लैंग्वेज होता है, लॉयर इसको यूज करता है एक प्लीडिंग में, डिफरेंट टाइप के प्लीडिंग में, और इस रीजन से जो है लीगल राइटिंग का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो रीडर अनफ्रेंडली है। लॉयर्स को क्लियर लिखना चाहिए, करेक्ट लिखना चाहिए, कंसाइज लिखना चाहिए, कंप्लीट लिखना चाहिए। ये जो 4CS है, क्लियर, करेक्ट, कंसाइज, कंप्लीट, यही जो है एक गुड लीगल राइटिंग का एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनाइटेड स्टेट्स में लीगल इंग्लिश के पास एक पार्टिकुलर रिलेवेंस होता है जहाँ पर वो लीगल राइटिंग को डिफरेंट मटेरियल्स में को ड्राफ्ट में यूज करते हैं, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेज, कोर्ट प्लीडिंग्स जैसे समन्स, ब्रीफ्स, जजमेंट्स में, लॉज, डिफरेंट टाइप के एक्ट्स में, है ना, केस रिपोर्ट में, और लीगल करेस्पॉन्डेंस जैसे सीज और डेजिस्ट लेटर्स में। लीगल इंग्लिश को ट्रेडिशनली जो है ये प्रिजर्वर ऑफ लॉयर्स
के रूप में कंसिडर की जाती है। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, साउथ अफ्रीका, इन सब में जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो लीगल इंग्लिश है ये लॉयर्स इसको प्रिजर्व करते हैं। क्लियर है? बिजनेस इंग्लिश इंग्लिश की एक टाइप होती है जिनको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, बुकिंग में और कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में इसका यूज किया जाता है। और बिजनेस इंग्लिश जो होती है ये जो है एक तरह से एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लियरिटी को इंटेल्स करती है ना, स्पेशली वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पर भी फोकस करती है। बिजनेस इंग्लिश क्लियर डायरेक्ट लैंग्वेज है ना, डायरेक्ट लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करते हैं क्लियर रूप से, जिसमें किसी प्रकार के स्लैंग्स, इडियम्स, फ्रेज, ग्रामेटिकल एरर्स इन सबको अवॉइड कर देती है। बिजनेस इंग्लिश जो है वोकैबुलरी फ्रेज पर भी फोकस करती है, कम्युनिकेशन पर भी, बिजनेस में या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के वोकैबुलरी फ्रेज और कम्युनिकेशन पर भी फोकस करती है। अब बिजनेस इंग्लिश के लिए 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स होते हैं बिजनेस इंग्लिश स्किल्स को मेजर करने के लिए। क्लियर है? और ये कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स जो होते हैं ये स्पीकर्स की एबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि वो जो भी पार्टिकुलर लैंग्वेज है उस पर स्पीकर्स की कितने अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके लिए CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, CEFR के द्वारा जो है 6 लेवल बनाए गए हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। A1 लेवल यानी कि बिगिनर, A1 लेवल होता है बिगिनर लेवल, A2 जो होता है एलिमेंट्री लेवल होता है, B1 इंटरमीडिएट लेवल होता है, B2 अब अपर इंटरमीडिएट लेवल होता है, C1 एडवांस्ड लेवल होता है और C2 प्रोफिशिएंट लेवल होता है। तो ये 6 लेवल हैं, कौन कौन से हैं? A1 बिगिनर, A2 एलिमेंट्री, B1 इंटरमीडिएट, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 एडवांस्ड और C2 प्रोफिशिएंट। ये किसके अनुसार है? CEFR यानी कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज। अब ये 6 लैंग्वेज स्किल जो हैं ये CEFR के द्वारा प्रपोज किए गए हैं। अगर आपके पास C1 स्किल्स है इंग्लिश में, C1 स्किल्स लेवल की प्रोफिशिएंसी लेवल है, तो आप बिजनेस लेवल इंग्लिश को प्रोफिशिएंसी, बिजनेस लेवल इंग्लिश को प्रोफिशिएंस रूप से यूज कर सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास C1 लेवल की इंग्लिश है वो क्लाइंट से, कोवर्कर से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक्सीलेंट रूप से मल्टीलिंगुअल पार्टनर से भी डील कर सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। और इसके साथ में वो जो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में, अपनी जिस तरह से अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं उसी तरह से वो किसी भी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स मीन्स होता है स्पीच साउंड का स्टडी करना। अब फोनेटिक्स जो है लिंग्विस्टिक की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि वर्ड के स्पीच साउंड के क्लासिफिकेशन और प्रोडक्शन पर फोकस करती है। स्पीच का प्रोडक्शन जो है डिफरेंट, जब वोकल ऑर्गन्स जब इंट्रैक्शन करते हैं तब वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच होता है और इससे एक पार्टिकुलर साउंड जो है प्रोड्यूस होते हैं। 44 स्पीच साउंड होते हैं। साउंड्स को फोनेम्स भी कह सकते हैं। बस साउंड का जो है एक तरह से रिप्रेजेंटिंग रिटन फॉर्म है ना, सिंबल के रूप में जो रिटन फॉर्म होता है वो फोनेम्स होता है। अच्छा, जो 44 साउंड्स या फोनेम्स होते हैं इनकी मल्टीपल स्पेलिंग्स, ग्राफीन्स भी होती है। डेनियल जोन्स ये जो हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के फोनेटिक्स के प्रोफेसर थे और डेनियल जोन्स को फादर ऑफ फोनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। फोनोलॉजी जो होता है वो लैंग्वेज के साउंड, यानी कि फोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, साउंड का स्टडी करना एक तरह से फोनोलॉजी होता है। जनरली जो फोनोलॉजी की बेसिक यूनिट होती है वो फोनीम होती है। फोनोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या होती है? फोनीम होती है।
अब यहाँ फोनेटिक्स की 3 ब्रांच होती है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, यानी कि स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करना, कहलाता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर आता है। अकॉस्टिक फोनेटिक्स जो कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड होता है, इसका मतलब ये है कि स्पीच साउंड को साउंड वेव्स और एयर स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसमिट करना। ऑडिटरी फोनेटिक्स होता है जो कि साउंड का परसेप्शन होता है। साउंड के परसेप्शन का मतलब ये है कि साउंड को ऑडिटरी नर्व के द्वारा रिसीव करना। क्लियर है? देखिए स्पीच मैकेनिज्म एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट प्रोसेस होता है। ये जो है स्पीच को प्रोड्यूस करने में, स्पीच को समझने में हम लोग को इनेबल बनाता है। स्पीच मैकेनिज्म जो है स्पीच सब सिस्टम्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को इन्वॉल्व करके रखता है। और इसके 5 सब सिस्टम्स होते हैं: रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रिजोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डील्स विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो थीम होता है या किसे डील करता है, रेस्पिरेशन से डील करता है। रेस्पिरेशन जो होता है स्पीच का फाउंडेशन होता है। स्पीच रेस्पिरेशन से शुरू होता है, जहां पर लंग्स एक नेसेसरी रूप से जो एयर फ्लो की नीड होती है उसको प्रोवाइड कराता है, पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम। और इसे डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं ब्रीथ को कंट्रोल करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और इससे क्या होता है, स्पीच साउंड का प्रोडक्शन होता है। फोनेटरी सिस्टम डील्स विद फोनेशन। फोनेशन मीन्स होता है साउंड सोर्स को जनरेट करना। फोनेशन जो होता है वो लैरिंग्स में वोकल कार्ड्स के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस करना या प्रोडक्ट करना होता है फोनेशन। जैसे जब एयर जो है वोकल कार्ड के थ्रू पास होती है लंग्स से, तब वो वाइब्रेट करते हैं और इससे जो है एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीच साउंड का क्रिएट होता है, स्पीच साउंड प्रोड्यूस होता है। फोनेशन सिंपल टर्म में बात किया जाए तो वो साउंड के प्रोडक्शन से डील करता है, लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू वोकल कार्ड लैरिंग्स के वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के थ्रू साउंड का प्रोडक्शन होता है। जब एयर लंग्स से है ना, जब एयर लंग्स से वोकल फोल्ड्स के थ्रू पास होती है तब ये रैपिडली ओपन और क्लोज होते हैं और जो वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं और इससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स का प्रोडक्शन होता है। ये साउंड वेव्स वोकल ट्रैक्ट में जाकर रिजोनेट होते हैं, उसके बाद में इनको एक शेप प्रोवाइड किया जाता है। रिजोनेटरी सिस्टम डील्स विद रिजोनेंस। रिजोनेंस मीन्स होता है एम्पलीफाइंग द साउंड, साउंड को एम्पलीफाई करना। साउंड लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है और ये जो फेरिंग्स के थ्रू ट्रैवल करता है ओरल कैविटी और नेजल कैविटी में, इनका रिजोनेंस यानी कि एम्पलीफाई होता है। फिर ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस जो होता है ये साउंड में स्पीच साउंड को एक रिचनेस और स्पीच साउंड को डेप्थ प्रोवाइड कराता है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम डील्स विद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो है आर्टिकुलेशन से डील करता है और आर्टिकुलेशन मीन्स होता है स्पीच साउंड को एक शेप देना, शेपिंग द स्पीच साउंड को एक शेप देना। आर्टिकुलेशन जो है टंग, लिप, जॉ और सॉफ्ट पैलेट इन सब के एक प्रिसाइज मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है टू शेप साउंड इनटू रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड और फोनीम्स, और जिससे साउंड एक रिकॉग्निजेबल स्पीच साउंड या फोनीम्स में बदल जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा ब्रेन जो है मसल्स को सिग्नल देता है जो कि इन स्पीच ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के जिम्मेदार होते हैं। इससे डिफरेंट आर्टिकुलेटरी कॉन्फ़िगरेशन मिलकर जो हैं डिस्टिंक्ट टाइप के साउंड्स बनते हैं। जैसे अगर टी लेटर का जनरेट करना हो टी लेटर को, तो वहाँ पर जो है एल्वियोलर रिज की हेल्प से जनरेट करना पड़ता है। एल्वियोलर रिज जो होता है वो अपर फ्रंट टीथ के पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। फिर आर्टिकुलेशन प्रोसेस जो होता है हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और एक वास्ट एरे ऑफ स्पीच साउंड को वो प्रोड्यूस कराने में हमें अलाउ करता है, ठीक। इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। आगे देखिए यहाँ फिर
आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वोकल ट्रैक्ट के अंदर होते हैं और ये सब जो हैं साउंड को सेव करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर? यहाँ पर कई सारे आर्टिकुलेटर्स हैं, हम देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है एक्चुअली ये होता क्या, देखिए डील्स विद रेगुलेशन। रेगुलेटरी सिस्टम जो होता है रेगुलेशन से डील करता है, ठीक है। और रेगुलेशन जो होता है ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल होता है, ठीक। यानी कि साउंड को रेगुलेट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। अब ये ब्रेन जो होता है ये स्पीच मैकेनिज्म के कोऑर्डिनेटिंग में और स्पीच को कंट्रोल करने में एक पाइवटल रोल प्ले करता है, ब्रेन जो होता है, ठीक। तो ये पूरा है आपका स्पीच मैकेनिज्म। क्लियर? यहाँ पर देखिए बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होता है उनको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सॉरी दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय विच वी प्रोड्यूस द स्पीच साउंड आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द स्पीच, ठीक। बॉडी की वो ऑर्गन्स जिनसे साउंड का प्रोडक्शन होता है उन्हें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस एयर स्ट्रीम की नीड होती है और इसको पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहा जाता है। ये जो पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम होता है ये लंग्स से बाहर की तरफ आते हैं और इन एयर स्ट्रीम को स्पीच साउंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। इन एयर स्ट्रीम्स को हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा स्पीच साउंड्स में बदल दिया जाता है, ठीक। इसके लिए हमें जो है एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर की नीड होती है इनहेल और एक्सहेल के दौरान, और ये चीज़ होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर की नीड पूरा किया जाता है ट्रैकिया की हेल्प से। 44 साउंड होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में तो ओनली 26 लेटर हैं, लेकिन 26 लेटर से 44 साउंड जनरेट होता है। 20 वॉवेल साउंड होता है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है। इनमें से केवल 9 ऐसे हैं जो कि वॉइसलेस साउंड हैं, और इन 9 वॉइसलेस साउंड में पा आता है, पी, चा आता है, टी कुंदा, सा आता है, एस, और बड़ा सा आता है कुंदा, के का आता है, और हा का एच है, और था का होता है टी एच या वो त्रिशूल की तरह, और टा का टी होता है और फा का एफ होता है। क्लियर? इसको ऐसे याद कर लीजिए, 50 का हाथ टब। अब यहाँ पर देखिए ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो कि 3 पार्ट से बना होता है, अ पेयर ऑफ लंग्स से, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप से, मसल्स ऑफ द चेस्ट से। फोनेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 चीज़ से बना होता है, लैरिंग्स जिनको एडम सेप्पल कहते हैं, और वोकल कार्ड्स से। आर्टिकुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक्टिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम और पैसिव आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम के कई पार्ट होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, टंग्स होते हैं, लिप्स होती हैं, पार्ट ऑफ लिप्स होते हैं, और माउथ होती हैं। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर वैसे ये बहुत अच्छा फिगर नहीं है, इस तरह से आप देख सकते हैं कहाँ कौन सा पार्ट होता है। यहाँ पर ये आपका है वोकल कार्ड्स टाइटली टुगेदर पोजीशन में है, और यहाँ पर वोकल कार्ड जो कि ओपन पोजीशन में है। ऐसा साउंड जो कि वोकल कार्ड में बिना वाइब्रेशन के जनरेट होता है, बिना वाइब्रेशन के बाहर आता है, उसे वॉइसलेस साउंड कहते हैं। लेकिन ऐसा साउंड जो कि वोकल कार्ड में एक वाइब्रेशन के साथ बाहर आता है उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं। 44 साउंड हैं, 44 साउंड में 9 वॉइसलेस साउंड है और 35 वॉइस्ड साउंड हैं, जिनमें से 15 कॉन्सोनेंट साउंड हैं और 20 वॉवेल साउंड हैं। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकुलेटर्स हैं, जैसे टंग जो होता है ये मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिकुलेटर्स में से एक होता है, और ये स्पीच साउंड को सेव करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। टंग को फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव किया जा सकता है, अप डाउन मूव किया जा सकता है, और टंग जो है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए माउथ के वेरियस पार्ट को टच करता है। जैसे टिप ऑफ द टंग की हेल्प से कौन सा साउंड जनरेट किया जाता है, टी, डी, एन और एल। बैक ऑफ द टंग की हेल्प से के, जी और एन जी को जनरेट किया जाता है। लिप्स की बात किया जाए तो लिप्स जो है लेबियल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसके बाद में लिप्स की हेल्प से एक तरह से शेप भी दिया जाता है,
ठीक है। अब लिप्स से जनरली लेबियल साउंड्स जनरेट होते हैं। लेबियल साउंड्स में आते हैं पी, बी, एम, एफ और भी। लेबियल साउंड्स का मतलब जो लिप हैं आर्टिकुलेशन के दौरान या तो क्लोज आ जाएंगे या टच हो जाएंगे। ठीक। टीथ, जो टीथ होते हैं वो साउंड जैसे टी एच, थिंक, दिस, इन सब में इसको प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। और जो एल्वियोलर रिज होता है, ये एल्वियोलर रिज अपर फ्रंट टीथ के जस्ट बिहाइंड वाला पोर्शन जो होता है। एल्वियोलर रिज इज अ स्मॉल रिज जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। साउंड जैसे टी, डी, एस, जेड, एन, आई, ये सब टंग मेकिंग कॉन्टेक्ट होते हैं एल्वियोलर रिज से, जो कि जनरेट होते हैं। पैलेट, पैलेट की बात किया जाए तो पैलेट को रूफ ऑफ द माउथ भी कहा जाता है। ठीक है। और बेलम, बेलम को सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। बेलम जो है माउथ के बैक में एक सॉफ्ट पार्ट होता है। फिर इसके बाद में आगे देखिए ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो होता है वोकल कार्ड, लैरिंग्स के वोकल कार्ड में जो स्पेस होता है उसी को ग्लॉटिस कहते हैं। क्लियर है। और इन डिफरेंट टाइप के आर्टिकुलेटर्स के मूवमेंट और कंबाइनिंग से जो है हम स्पीच साउंड को वास्ट रेंज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। आप ऑर्गन्स ऑफ स्पीच से क्या समझते हैं? तो देखिए साउंड क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ सर्टेन बॉडी ऑर्गन्स सच एज मसल्स ऑफ द लंग्स, वोकल कॉर्ड्स, टंग, लिप्स एटसेट्रा। व्हेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस साउंड इट्स नोन एज ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को 3 सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, द रिस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम 3 चीज से बना होता है, लंग्स, मसल्स ऑफ द चेस्ट और ट्रैकिया या विंड पाइप से। रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है ब्रीदिंग होता है, लेकिन स्पीच साउंड के प्रोडक्शन के सेंस में देखा जाए तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है एक एयर स्ट्रीम को प्रोवाइड कराता है। ठीक। और यहाँ पर एयर स्ट्रीम जो होता है वो पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम होता है। ठीक है। और ये पल्मोनिक इग्रेसिव एयर स्ट्रीम हर लैंग्वेज में यूज होती है, हर मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज को छोड़कर। वोकल कार्ड्स जो होते हैं, वोकल कार्ड जैसे जो जब वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के साथ, बिना किसी वाइब्रेशन के साथ कोई साउंड जनरेट होता है तब उसे कहते हैं वॉइसलेस साउंड। लेकिन जब वोकल कार्ड में वाइब्रेशन के साथ साउंड जनरेट होता है तो उसे वॉइस्ड साउंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये बगल वाला राइट वाला वोकल कार्ड जो है ये लूजली हेल्ड टुगेदर है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर स्पेस को ग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो है टाइटली हेल्ड पोजीशन में वोकल कार्ड कब रहता है? ड्रिंकिंग के दौरान और ईटिंग के दौरान। जब हम कुछ खाते हैं, जब कुछ पीते हैं, तब वहाँ पर वोकल कार्ड जो है एक हेल्ड पोजीशन में रहता है जिससे कोई चीज़ अंदर ना जाने पाए सांस नली में। फोनेटरी सिस्टम ये लैरिंग्स से बना होता है, और फोनेटरी सिस्टम लैरिंग्स और जो है वोकल कार्ड से बना होता है। लैरिंग्स देख लीजिए एक ये वॉल्व की तरह काम करता है, कार्टिलेज और मसल्स होती है। फोनेटरी सिस्टम जो होती है क्वेसी पीरियोडिक वाइब्रेशन के माध्यम से ये सर्टेन साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो आर्टिकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर साउंड, सिलेबल, वर्ड्स, इन सब की हेल्प से, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की हेल्प से जो है डिफरेंट टाइप के साउंड्स को बोला जा सकता है इसके हेल्प से। क्लियर। यहाँ पर देखिए 44 साउंड्स आप देख सकते हैं। 20 वॉवेल साउंड्स होता है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होता है। 20 वॉवेल साउंड्स में 12 मोनोथॉन्ग्स हैं। देखिए छोटा का उल्टा 6 होता है, ब्रदर। छोटा का उल्टा भी होता है, बट। बड़ा का ए विसर्ग होता है, पार्ट। आ का होता है उल्टा सी विसर्ग, बॉल। छोटी का होता है आई, जैसे शिप कैपिटल में। बड़ी का होता है आई विसर्ग, शिप। छोटा ऊ का होता है यू, ओम, ओम। गुड जैसे बड़ा ऊ का यू विसर्ग होता है, जैसे सूट है। ए का ई होता है, मैन ए का होता है उल्टा 6 और ई, जैसे कैट है। और ओ या आ का होता है ओ, फिर ऊपर बिंदी है, जैसे अलोन। अर का होता है ये छोटा ऊ विसर्ग, फर्स्ट। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ देखिए 8 क्या है?
डिप्थोंग्स 8 डिप्थोंग्स में औ उल्टा 6 और ओमेगा है जैसे सौ। ठीक, आई है ए है और आई जैसे माई। आऊ है ए है और ओमेगा है आऊ हो गया। ठीक है, जैसे हाउ ऊ है जैसे ओमेगा और 6 उल्टा 6 है ऊ। जैसे टूरिस्ट ए है और उल्टा 6 है जैसे हेयर ई है। आई है और उल्टा 6 ई जैसे हियर। उल्टा सी और आई है जैसे आई है बॉय, है ना। ए है ई है और आई है जैसे बैट। बेट बेट है ना, बैट बोलेंगे आईपीए के अनुसार। अब यहाँ देखिए का होता है के जैसे कैप, गा का होता है जी जैसे घंटा का होता है टी टोमेटो। दा का होता है ये त्रिशूल की तरह से। ठीक, फादर। डॉग का होता है डी होता है, डा का होता है डी जैसे डॉग। ना का होता है एन जैसे नेल। माँ का होता है एम जैसे मंकी। पा का होता है पी, है ना, जैसे जो है बेड। नहीं सॉरी, पा का पी जैसे पेन। बा का होता है बी जैसे बेड। या का होता है जे के तरीके से होता है जैसे येट। रा का होता है आर होता है जैसे रैट। ला का होता है एल लर्न। वा का होता है वी वैन। वा का होता है डब्लू डब्ल्यू वाच, है ना। बड़ा सा का कुंदा की तरीके से होता है सिप। चा का होता है टी कुंदा चैन। सा का होता है एस होता है सिप। था का होता है ठीटा होता है थिंग। जा का होता है डी जेड, है ना। और जेड वाला जा है तो वहाँ कैपिटल जेड, और सा वाला जा है तो स्मॉल जेड। अंग का होता है ये ओ, फिर उल्टा भी। इस तरह सॉन्ग। और एन के तरीके से होता है फा का एफ है फैट। आ का होता है एच। अब देखो ऐसे साउंड जो कि लैंग्वेज को बोलने के लिए यूज किए जाते हैं उनको स्पीच साउंड कहते हैं। ओके, ऐसे साउंड जिनको लैंग्वेज को बोलने के लिए यूज किए जाते हैं उनको स्पीच साउंड कहते हैं। अब यहाँ देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को फोनेटिक स्क्रिप्ट या फोनेटिक नोटेशन भी कहते हैं। ये स्पीच साउंड का एक प्रकार का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिनको सिंबल के द्वारा विजुअल रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो कॉमन टाइप होता है वो फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है, जैसे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अब यहाँ देखिए अफोनेटिक सिंबल। जो फोनेटिक सिंबल क्या होता है, अफोनेटिक सिंबल रिप्रेजेंट्स आर डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनेटिक सिंबल जो होता है साउंड का एक डिस्टिंक्ट यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को हमेशा जो स्लैंटी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जैसे जज की बात किया जाए तो डी जेड से बना है और यहाँ पर जो है आ का मात्रा है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक, जैसे डैट का है, ये पहले दा का सिंबल बनाया गया, फिर ए का सिंबल बनाया गया, फिर टी का। इस तरह से यहाँ कई सारे यहाँ पर सिंबल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं अलग अलग। अब यहाँ पर फिर से 44 साउंड है, आप एक बार इसको देखते ऐसे चले जाए। जैसे जा का डी जेड, है ना, जा का जेड है, जा का जेड स्मॉल जेड है, या का जे के तरीके, वा का डब्लू है, रा का आर है, ला का एल है। ठीक, वा का वी है, सा का एस है, और ये बड़ा सा का कुंदा है, हा का एच है, अंग का एन है, एन के तरीके से होता है। मा का एम है, ना का एन है, का के है, गा का जी, फा का एफ है, था का थीटा है, दा का ये त्रिशूल के तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये पेज उल्टा लग गया है, आप इसको ऐसे देख लीजिए, उल्टा ही देख लीजिए। ये चीज़ है पूरा आपका। ये पा का पी है, बा का बी है, टा का टी है, डा का डी हो गया, चा का टी और कुंदा। अब यहाँ 12 मोनोथॉन्ग्स हैं। 12 मोनोथॉन्ग्स कौन से हैं, देखिए ए का उल्टा 6 और ई, ए का ई है। ठीक है, आ का ये उल्टा 6 है, आ का ये भी होता है जब छोटा साउंड निकले उल्टा भी। बड़ा का ए विसर्ग, छोटी का आई, बड़े का आई विसर्ग, छोटा ओ का ये ओ ओमेगा, बड़ा ओ का यू विसर्ग, है ना। औ का ओ फिर बिंदी, औ का ये उल्टा सी विसर्ग, अर का जो ये थ्री और विसर्ग उल्टा थ्री, या छोटा ओ विसर्ग। अब यहाँ देखिए 8 मोनोथॉन्ग्स हैं, जैसे आई माई फ्लाई, है ना। आऊ औ का ए और ओमेगा, काऊ नाऊ औ। ठीक, उल्टा 6 और ये ओमेगा औ स्लो, है ना। गो ए का सिंबल ई और आई, जैसे बेट और लेट। फिर यहाँ पर देखिए 4 यहाँ है, ए ई और ए। ठीक है, ई और यहाँ देखिए गलत हो गया, उल्टा 6 रहेगा, जैसे एयर केयर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ए का आई और उल्टा 6, यहाँ ई और उल्टा 6 होना चाहिए ए का। ठीक है, और यहाँ पर ईया का आई और उल्टा 6, जैसे नियर फियर हियर। ठीक है, और ऊआ का ओमेगा और ये उल्टा 6 ऊआ, जैसे पुअर क्योर, है ना।
और सुअर, सुअर नहीं सॉरी भाई, श्योर होगा। और आई, उल्टा सी और आई है, जैसे टॉय, बॉय, जॉय, इस तरह से। क्लियर? अब यहाँ देखिए फोनीम क्या होता है। फोनीम जो होता है साउंड का एक मिनिमम यूनिट होता है। ठीक है, फोनीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साउंड को, अगर उसी को एक स्लैंटी लाइन या स्लैश के बीच लिख दिया जाए तो वो हो जाता है फोनीम हो जाता है। जैसे पी एक लेटर है लेकिन पी को अब देखिए स्लैंटी लाइन के बीच में लिख दिया गया, एक्चुअली पी साउंड है लेकिन अब इसको फोनीम बोलेंगे। इफ वी ऐड एस्पायरेशन एच टू सम फोनीम स्पेशली के पी टी, अगर जो है कुछ फोनीम को ऐड कर दिया जाए, कुछ फोनीम में एस्पायरेशन एच जैसे के पी टी इन सब में एच ऐड कर दिया जाए तो इसी फोनीम को एलोफोन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, है ना, यहाँ टी एच बन जाएगा तो टी एच हो जाएगा एलोफोन। अब फोनीम क्या होता है देखिए, अ फोनीम इज अ सेट ऑफ एलोफोन्स और इंडिविजुअल नॉन कंस्ट्रक्टिव स्पीच ऑर्गन्स। एलोफोन्स जो होते हैं साउंड्स होते हैं, और जबकि फोनीम जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप के एलोफोन्स के सेट होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ देखिए फोनीम जो होती है सिमिलर साउंड्स की एक फैमिली होती है। आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ कुछ एग्जांपल पी फोनीम है और इस तरह से ये बन गया जो स्पिल, और पेपर में जो पी है ये एलोफोन्स है। ठीक, अब यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए ये एलोफोन है, ये लॉन्ग शॉर्ट ये जो थ्री फोन्स है। कैन में ये कैन का है ए का मात्रा, और ये जो ए है जिसका सिंबल ऊपर बना है, ये क्या है आपका, ये फोनीम है। ओके, तो ये आपका हो गया फोनीम। अब यहाँ देखिए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल ये जो होता है वर्ड का वो पार्ट होता है जिसमें एटलीस्ट एक वोबल हो, एक वोबल साउंड हो, और एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड हो। ठीक है, वो होता है सिलेबल, होता है उसे सिलेबल कहते हैं। ठीक है, सिलेबल जो होता है फोनीम की एक हायर यूनिट होती है। फोनीम जो होता है वो साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फोनीम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जैसे फैट, फैट जो कि एक सिलेबल है लेकिन फैट में थ्री फोनीम है। एक तो एफ है, दूसरा ए की मात्रा, ये जो उल्टा सिक्स हो रही है, और टा, टा का टी है। ठीक है, जबकि फैट में केवल एक ही सिलेबल है, क्योंकि इसमें फैट में एक ही वॉबल है ना, वो ए है। ये जो सिंबल बना उल्टा सिक्स और ई, यानी कि जितने ज़्यादा वॉबल्स होंगे उतने ज़्यादा सिलेबल्स होगा। तो नंबर ऑफ वॉबल साउंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेबल्स। आप देख सकते हैं मैट एक सिलेबिक वर्ड है, वुमेन टू सिलेबिक वर्ड है, एवरीडे थ्री सिलेबिक वर्ड है, एग्जामिनी फोर सिलेबिक वर्ड है, एग्जामिनेशन फाइव सिलेबल्स हैं, इसमें करेक्टराइजेशन सिक्स सिलेबल्स हैं। सिलेबल के टाइप की बात करें तो इस तरह से ये टाइप है। इस टाइप को इसके स्ट्रक्चर से समझ लीजिए तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए ये सिलेबल का स्ट्रक्चर है कि एक वॉबल होना चाहिए और शुरुआत में कॉन्सोनेंट कम से कम जीरो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन होना चाहिए, बाद में कॉन्सोनेंट कम से कम जीरो और ज़्यादा से ज़्यादा चार होना चाहिए। सी का मतलब कॉन्सोनेंट, वी का मतलब वॉबल। तो वही चीज़ यहाँ देखिए उसी के बेस पर इसके टाइप दिखाया गया ये पूरा। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए, ये क्लियर है इतना। अब यहाँ देखिए वर्ड स्ट्रेस जो होता है ये एक प्रकार का सिलेबल होता है। वर्ड में वो सिलेबल होता है जिस सिलेबल को थोड़ा प्रेशर के साथ या इम्फेसिस जोर देकर बोला जाता है, उसे कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस वैसे दो टाइप का होता है, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस दो टाइप का होता है, प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस और सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस। प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस जो होता है ये लॉन्गेस्ट और लाउडेस्ट सिलेबल पर यूज होता है और इसको हाई वर्टिकल बार से यूज किया जाता है, जैसे ओवर में देख सकते हैं आप। सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस जो होता है लॉन्गेस्ट और लाउडेस्ट सिलेबल पर यूज नहीं किया जाता है और उसको लो वर्टिकल बार की हेल्प से यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ओवर कोट, तो कोट में कौन सा हुआ है, सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस का यूज हुआ है, और ओवर में प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस का यूज हुआ है। आउटलुक में आउट पर प्राइमरी वर्ड स्ट्रेस और लुक पर जो है सेकेंडरी वर्ड स्ट्रेस का यूज हुआ है। अब ये देखिए वर्ड के स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, वर्ड के स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स वो होते हैं जो कि लॉन्गर होते हैं और लाउडर होते हैं, लेकिन जो वीक फॉर्म्स होते हैं वो फ्लैटर होते हैं और क्विकर होते हैं। जैसे डैट, डैट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया गया, एक तो ये निकला, पहला आप देख सकते हैं ये त्रिशूल की तरह, फिर ए का मात्रा है, ए का सिंबल है उल्टा सिक्स और ई और टी। लेकिन दूसरे में डैट का क्या किया गया, ये दा का सिंबल बनाया गया त्रिशूल की तरह, उसके बाद में ये जो है ई का
ए का मात्रा ई और टी, ये बिग फॉर्म है। इसको एग्जांपल यहाँ समझो, देखो ये है आई लाइक डैड, तो यहाँ डैड को थोड़ा इम्फेसिस किया जा रहा है ना, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हैं। लेकिन आई होप डैड शी विल कम, यहाँ डैड को नॉर्मल बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डैड बिग फॉर्म्स में है। कुछ बिग फॉर्म्स जो कंट्रैक्टेड फॉर्म्स होते हैं, है ना, ये कंट्रैक्टिव फॉर्म्स हैं, और ये जो हैं जो अलग अलग हैं ये बिग फॉर्म्स हैं। जैसे इट इज बिग फॉर्म्स हैं, लेकिन इट्स ये कंट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर एक और वर्ड होता है फंक्शन वर्ड। देखिए फंक्शन वर्ड वो होता है जो फंक्शंस का काम करता है ना। फंक्शंस का काम करने का मतलब उसका डिक्शनरी मीनिंग कोई नहीं होता है। फंक्शन वर्ड्स में जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस ये सब आ जाते हैं, इनका डिक्शनरी मीनिंग नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखिए इंटोनेशन क्या होता है? इंटोनेशन जो होता है ये इंटोनेशन इज राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग टू गिव डिफरेंट मीनिंग। इंटोनेशन जो होता है वो डिफरेंट मीनिंग देने के लिए जो स्पीकिंग के दौरान जो वॉइस में जो पिच ऑफ वॉइस में जो राइज होता है, जो फॉल होता है, इन्हीं राइजिंग और फॉलिंग, यानी कि इंटोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग ड्यूरिंग द स्पीकिंग इन द पिच ऑफ योर वॉइस, यानी कि बोलने के दौरान आपकी वॉइस में जो उतार चढ़ाव होता है उसी को इंटोनेशन कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। फॉलिंग इंटोनेशन, ठीक, जिसमें जो एंडिंग हो थोड़ा वो फॉल से हो, फॉल्स हो, जैसे आई विल डू इट। क्लियर है? राइजिंग इंटोनेशन जिसमें जो एंडिंग है वो थोड़ा राइज हो, जैसे विल यू डू इट, ठीक। और इसके बाद में फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन, मतलब शुरुआत में फॉल हो, बाद में क्या हो, राइज हो। ठीक है, जैसे शुरुआत में फॉल हो, बाद में राइज हो, जैसे वेयर आर यू गोइंग। क्लियर है? और अगला होता है राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब ये है शुरुआत में राइज हो और बाद में फॉल हो, जैसे ओह यू आर सच अ ग्रेट सिंगर, ओह यू आर सच अ ग्रेट सिंगर, ओह यू आर सच अ ग्रेट सिंगर। तो ओ शुरुआत में राइज हो रहा है, यू आर सच अ ग्रेट सिंगर, लास्ट में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। क्लियर है इतना?